आवाज आ रही? हो गया? गुड नून बच्चों। चलिए फटाफट जुड़िए आप सभी लोग। तो आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वो किसके बारे में, तो चीफ मिनिस्टर के बारे में। जैसा कि तुलना की जा सकती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है। वो पूरे देश के लिए सही मायने में कहें तो एग्जीक्यूटिव होते हैं और ये राज्य के लिए होते हैं, ठीक है। इनकी जो अपॉइंटमेंट है इसके लिए फिर से कोई प्रोसीजर नहीं दी गई, कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत ये है कि राज्यपाल क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे किसकी, तो मुख्यमंत्री की। और जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर यानी संसदीय प्रणाली के अंदर जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं, ठीक है। और जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है किसके अंदर, विधान सभा के अंदर, तो उसको उस लीडर को गवर्नर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स यदि किसी को स्पष्ट तौर से बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, गवर्नर अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करते हैं, जो लार्जेस्ट कोalition होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो देखते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक राजनीतिक दल को या तो बहुमत हो तो सबसे पहले इनको प्रेफरेंस देंगे, वरीयता जो दी जाती है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरा, यदि ना हो तो चुनाव, उसके बाद सबसे बड़ी दल, क्लियर। यदि बहुमत हो तो, यदि बहुमत ना हो तो सबसे बड़े दल, और फिर यदि उसके बाद भी चुनाव पूर्व गठबंधन, क्लियर। चौथा, चुनाव के बाद का गठबंधन, क्लियर। ये पूरी व्यवस्था रहती है। हाँ, वो मैंने बताया था, आप शायद क्लास के अंत में नहीं थे, कि राज्यपाल को मैंने फिनिश करवा दिया था वहां पर, ठीक है। अब मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिखिए, हेडिंग दे दें मुख्यमंत्री। लिखिए, राज्य सरकार के प्रधान होते हैं और वास्तविक शक्तियां उनके हाथ में होती है। लिखिए, नियुक्ति देखिए, पहला पॉइंट, संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। लिखा, अनुच्छेद 164 के तहत, लिख लिया, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
फिर लिखिए संसदीय प्रणाली में पहला पॉइंट लिखना, सामान्य स्थिति में राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। लिख लिया? फिर लिखे दूसरा दें, असाधारण परिस्थिति। लिख लिया? इसमें पहला पॉइंट लिखें, जब कोई स्पष्ट बहुमत न हो तो राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता या चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता या फिर चुनाव के बाद बने गठबंधन के नेता को नियुक्त करते हैं और उन्हें 1 महीने के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहते हैं। दूसरा जब राज्य के मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए और सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के द्वारा कोई नेता ना चुना जा सके तो वे सत्तारूढ़ दल या गठबंधन से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में अल्पकाल के लिए शपथ दिलवा देते और जब गठबंधन या दल का नेता चुन लिया जाता तो ऐसी स्थिति में उस नेता को मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त कर दिया जाता। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट, यदि किसी ऐसे व्यक्ति
किसी ऐसे व्यक्ति को नेता चुना जाता जो राज्य विधायिका का सदस्य न हो, तो ऐसी स्थिति में वह अगले 6 महीने के भीतर राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाए, अन्यथा वह मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। अब लिखिए योग्यता, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए योग्यता। ऑलमोस्ट रिपीटेशन है प्राइम मिनिस्टर जैसा। लिखिए योग्यता साधारणतया विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का सदस्य हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखें शपथ एवं प्रतिज्ञान। लिखिए इन्हें राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। लिखिए क्या, वही चीज है। इसमें पहला लिखिए संविधान के प्रति सच्ची आस्था एवं निष्ठा रखेगा। दूसरा लिखिए भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखेगा। लिख लिया? फिर लिखिए नेक्स्ट अपने कर्तव्यों का विश्वासपूर्ण एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेगा। फिर लिखें राज्य के सभी व्यक्तियों के साथ बिना डर, अनुराग, पक्षपात एवं विद्वेष के कार्य करेगा।
फिर लिखिए गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई भी मुद्दा जो उनके विचारार्थ लाया जाए को प्रकट नहीं करेगा सिवाय ऐसे समय जो उनके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हो। फिर लिखें बच्चों कार्यकाल। कार्यकाल लिखिए वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, जब तक कि वह विधानसभा में अपना विश्वास ना खो दे। देखिए पद और गोपनीयता की शपथ के बारे में एक बार लिखिए। वह, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पद और गोपनीयता वाला, गोपनीयता की शपथ वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे मुद्दे जो उनके विचारार्थ लाया जाए को प्रकट नहीं करेगा सिवाय ऐसे समय में जब उनके कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करना आवश्यक ना हो। लिख लिया? फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, वेतन एवं भत्ते लिख लिया राज्य विधायिका के द्वारा तय किए जाते हैं। लाजमी है कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना कि जहां तक पावर्स या इनके शक्तियों का सवाल है तो एक किससे रिलेटेड होगा, इनके मंत्रिपरिषद से संबंधित होगा, दूसरा राज्यपाल से संबंधित होगा, तीसरा क्या होगा राज्य विधायिका से संबंधित, और चौथा कुछ अन्य इनकी शक्तियां हैं। और फिर देखेंगे कि गवर्नर के साथ रिलेशनशिप क्या है, और आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163, 164 और 167 क्या कह रहा है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो लिखिए शक्तियां, हेडिंग दे दीजिए शक्तियां। लिखिए पहला, लिखिए मंत्रिपरिषद के संबंध में
मंत्रिपरिषद के संबंध में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, वह मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है। इंग्लिश टर्म में किस चीज का बच्चे ये बता दीजिए रवि कुमार जी, ठीक है। लिखिए, क्या, इसका क्या मतलब है ये लिखिए। व्हाट लिखना, राज्यपाल मुख्यमंत्री के, और थोड़ा हाथ जल्दी चलाते हैं, ये सब चीजें क्लियर हो चुकी है, बस मुख्यमंत्री के संदर्भ में इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके कार्य का आवंटन या विभागों का आवंटन तथा विभागों का फेरबदल कर सकता है या करता है। फिर लिखिए दूसरा, मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल या गवर्नर मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त करता है। फिर लिखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, लिख लिया, तथा निर्णयों को प्रभावित करता है तथा अलग अलग मंत्रालयों एवं विभागों के कार्यों का समन्वयन तथा नियंत्रण करता है। क्लियर? लिख लिया? लिखिए, मंत्रिपरिषद तब भंग हो जाती जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा या मृत्यु हो जाए। फिर लिखिए, राज्यपाल के संदर्भ में बस प्रधानमंत्री से इसकी तुलना कर ली जाए तो ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन या इसका मतलब विवेचना नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लिखिए, राज्यपाल के संबंध में उसमें पहला लिखिए, संचार के माध्यम के रूप में वह मंत्रिपरिषद के सभी प्रशासनिक एवं
प्रशासनिक एवं विधायी, प्रशासनिक के बाद एक शब्द लिख लो निर्णय, प्रशासनिक निर्णय एवं विधायी प्रस्तावों से अवगत करवाता है। लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी एक मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित निर्णय लिया हो तथा पूरे मंत्री परिषद के द्वारा उस पर निर्णय नहीं लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसे पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा विचार करने के लिए कह सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, क्लियर। Since in the morning I came back from the Mata Vaishno Devi, okay, and आप समझ ही रहे हो कि थकान अपने चरमोत्कर्ष पे है और थोड़ी सी आई हैव इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑल्सो, थोड़ा सा आने जाने में या मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तो मैं चीज़ों को समझा दूंगा और लिखा दूंगा। थोड़े से बोर्ड पे काम आज थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, समझना। और ठीक है, आई एम नॉट इवन इन पोजिशन टू स्टैंड बट स्टिल आई एम टेकिंग क्लास, ओके, बिकॉज जैसा कहा जाता है कि संसद का काम सभी कामों से ऊपर है, ठीक है। तो चलिए बने रहते हैं और लिखें। राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित नियुक्तियों संबंधी अनुशंसा देता है। पहला, राज्य का महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, फिर लिखें राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, क्लियर। तो हमने देख लिया कि मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री का रोल, उसकी भूमिका या उनकी शक्तियां क्या है, फिर राज्यपाल के संबंध में। अब तीसरा लिखिए राज्य विधायिका के संबंध में, उपशीर्षक दीजिए राज्य विधायिका के संबंध में। लिखिए वह राज्य विधानसभा का नेता होता है, राज्य विधानसभा का नेता होता है, क्लियर। फिर लिखिए राज्यपाल के
राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत यानी कि सम्मन, कौमा सत्रावसान यानी कि प्रोरोग, तथा भंग यानी कि डिसॉल्व करने के लिए अनुशंसा देता है, क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, क्लियर, राज्य विधानसभा या विधान परिषद में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करता है। फिर लिखिए बच्चों, नेक्स्ट जो होगा, इनकी अन्य शक्तियां, इसमें 1-2 करके लिखना है ऐसे। पहला लिखें, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, क्लियर। लिखिए, अपने राज्य से संबंधित लिखा क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए क्रम के आधार पर होता है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखें, वह अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य होता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लिख लिया। फिर लिखिए, वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, क्लियर। नेक्स्ट लिखें, आकस्मिक स्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में, आकस्मिक स्थितियों में वह संकट के प्रबंधक के तौर पर कार्य करता है तथा राज्य की सेवाओं का
मुख्य नहीं, राज्य की सेवाओं का राजनीतिक रूप में मुख्य होता है, पॉलिटिकल टर्म में। क्लियर? नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, जब राज्य के राज्यपाल के द्वारा विवेकाधीन शक्तियों, डिस्क्रिशनरी पावर, राज्य के राज्यपाल के द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता तो राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति सीमित हो जाती है, सीमित हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए, राज्य के, नेक्स्ट हेडिंग देना, राज्य के राज्यपाल, देखिए राज्य के राज्यपाल के साथ संबंध, सबसे पहले लिखें अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। क्लियर? राज्यपाल मंत्री परिषद, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं, के सलाह पर कार्य करता है। क्लियर? फिर लिखिए अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 लिखें, राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। फिर लिख गया। नेक्स्ट लिखिए तथा, देखिए तथा मंत्री परिषद, लिखिए तथा मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? और हमने अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिया है, सिर्फ मैं अनुच्छेद मेंशन कर दे रहा हूँ, अनुच्छेद 167। क्लियर? लिखिए मुख्यमंत्री की, लिखिए मुख्यमंत्री की उत्तरदायित्व, मुख्यमंत्री की उत्तरदायित्व
क्लियर। अब जो आप हेडिंग देंगे मंत्री परिषद, क्या हेडिंग देंगे? मंत्री परिषद, क्लियर। ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें रिपीट होगी, क्लियर, बस लेकिन चीज़ों को चूंकि समझना है थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं इसको रिपीट किए देता हूँ। देखिए, जैसे कि केंद्र स्तर पर क्या होते हैं, मंत्री परिषद होता है, ठीक उसी ढंग से राज्य स्तर पे भी क्या होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, क्लियर। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इसके बारे में, जो संवैधानिक जो स्थिति है, तो अनुच्छेद 163 के तहत एक मंत्री परिषद होगा जिसके मुखिया कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे। वो राज्य के राज्यपाल को क्या करेगा, सलाह एवं मंत्रणा देगा। लेकिन राज्य के राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो क्या होता है, ठीक है, वो निर्णय क्या होते हैं, अंतिम होते हैं। इनके पास आपने जैसे शुरुआत में ही देखा था, परिस्थिति से संबंधित कुछ विवेकाधीन शक्तियां और कुछ जो कुछ तो उसके अंदर ही दी गई है, संविधान के अंदर ही दी गई है। देखिए, फिर बारी आती है अनुच्छेद 164 की। अनुच्छेद 164 में ये दिया गया है कि जो अपॉइंटमेंट होगी, यानी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा होगी, और राज्यपाल को जैसा सलाह देंगे मुख्यमंत्री, उसी हिसाब से जो मंत्री परिषद है उनके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, क्लियर। अच्छा, राज्यपाल के बारे में हमने ये भी बताया कि जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर जो जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत ही ये व्यवस्था है, क्लियर। और 91वें संविधान संशोधन में हमने देखा था कि भाई जो मंत्रियों की सदस्यों की संख्या है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें मंत्रियों की जो सदस्यों की संख्या है वो राज्य विधायिका के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 12 सदस्य होने चाहिए। और आप जानते हो कि जब दल बदल की यदि बात हो, क्लियर, डिफेक्शन की यदि बात हो, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल क्या कर सकते, जो फैसला किसके द्वारा लिया जाता है, तो वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, उनके द्वारा लिया जाता है। और मंत्री परिषद के सदस्य अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, और उनकी जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो किसके प्रति होती है, विधानसभा के प्रति होती है, ध्यान देना। और जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यदि कोई मंत्री परिषद का सदस्य यदि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो ऐसे में उसको अगले 6 महीने के अंदर क्या होना होता है, चुन के आना पड़ता है ये। और इसके अलावा मंत्री परिषद के सदस्यों का जो वेतन एवं भत्ता होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, राज्य विधायिका के द्वारा तय किया जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत देखें कि राज्यपाल के पास सभी जो मंत्री परिषद की जो शक्तियां हैं वो निहित होती है, और उनके आदेश और उनके द्वारा तय किए गए नियमावली के तहत ही जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो बारी आती है कि गवर्नर इस संबंध में क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, नियमावली बना सकते हैं, ताकि जो मंत्री परिषद के जो सदस्यों के कामों का आवंटन है, क्लियर, वो और तथा उनके द्वारा जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है वो सुचारू रूप से हो सके। फिर जब आप अनुच्छेद 167 के तहत आएंगे तो चीफ मिनिस्टर, आपको जैसा कि हमने ही बताया, अभी बताया कि जो मंत्री परिषद के द्वारा जो भी फैसले लिए गए वो प्रशासनिक फैसले हों, या फिर हो सकता है कि राज्य विधायिका के अंदर जो विधायी प्रस्ताव लाना हो उससे संबंधित हो, तो वो सारे के सारे सूचनाओं से अवगत करवाएंगे किसको, राज्यपाल को, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि मंत्री परिषद के सदस्यों से सूचनाएं राज्यपाल मांग भी सकते हैं, क्लियर। और ऐसी भी अवस्था है कि जब किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया अपने विभागों से संबंधित और उसके ऊपर
विचार करने के लिए पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को राज्यपाल कह सकते हैं। तो ये अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिखें मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद हेडिंग दीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए राज्य स्तर। क्या लिखेंगे बच्चों? राज्य स्तर। सबसे पहले लिखें अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 लिखिए। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह एवं मंत्रणा देने के लिए होता है। लिख लिया? फिर लिखें सलाह एवं मंत्रणा गोपनीय तथा वाद योग्य नहीं होती है, तथा वाद योग्य नहीं होती है। लिखिए अब राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है यदि विषय विवेकाधीन हो तो। लिख लिया? और कोई भी विषय विवेकाधीन है या नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर लिखिए अनुच्छेद 164, 164 इसमें लिखिए पहला दूसरा करके ऐसे लिखते चलना। अनुच्छेद 164 लिखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसकी अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा लिखा में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखिए राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत सदस्यों की अधिकतम संख्या
राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता एवं मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 12 से ज्यादा नहीं हो सकती, 12 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? यदि दल बदल के कारण किसी मंत्री की राज्य विधायिका की सदस्यता चली जाती है या अयोग्य ठहरा दिया जाता तो वह मंत्रिपरिषद का सदस्य भी नहीं रहेगा। क्लियर? फिर लिखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। लिख लिया? फिर लिखिए, यदि कोई मंत्री राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो अगले 6 महीने में उसे राज्य विधायिका का सदस्य निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं रहेगा। लिख लिया? मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधायिका के द्वारा तय किए जाते हैं। फिर लिखिए, अनुच्छेद 167 लिखिए, राज्य के सभी व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं।
और कोई भी आदेश उनके नाम पर तय किए जाते तथा लागू किया जाता है और इससे संबंधित नियम राज्यपाल के द्वारा तय किए जाते हैं। लिख लिया? फिर लिखें, राज्यपाल राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के मामले में सूचना प्राप्त कर सकता है या मुख्यमंत्री ऐसी सूचनाओं से उन्हें अवगत करवाते हैं। लिख लिया? अब लिखिए, शपथ, शीर्षक देना शपथ पहला पॉइंट लिखिए, राज्यपाल के जैसा राज्यपाल के द्वारा, इसको करेक्ट कर लीजिए, शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। फिर लिखिए, क्या लिख लिया? जैसा कि, लिख लीजिए, जैसा कि मुख्यमंत्री का होता है, जैसा कि मुख्यमंत्री का होता है। फिर लिखिए, गोपनीयता की शपथ, इसके भी आगे लिखें, जैसा कि मुख्यमंत्री का होता है। फिर लिखिए, वेतन एवं भत्ते राज्य विधायिका के द्वारा तय की जाती है। क्लियर? अब लिखिए, शक्तियां, सब हेडिंग देना बच्चों, शक्तियां क्लियर? लिखिए, पहला पॉइंट इसमें, वह उसी सदन में मत डाल सकता जिसका वह सदस्य हो, जिसका वह सदस्य हो। लिख लिया? दूसरा लिखें, लेकिन वह किसी भी सदन की कार्यवाही में
हिस्सा ले सकता है। ब्रैकेट में लिख लो, विधान परिषद या विधान सभा क्लियर। फिर लिखिए, मंत्रिपरिषद जिसके मुख्य कॉमा देना मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हें विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकता है। अब लिखिए, जवाबदेही, सब हेडिंग देना, जवाबदेही। पहला, इसमें लिखो सामूहिक जवाबदेही। लिखिए, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना होता है जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे या मुख्यमंत्री ने अपना विश्वास मत विधानसभा में खो दिया हो। लिख लिया। फिर दूसरा पॉइंट लिखें, यदि कोई मंत्री लिख लिया, यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से सहमत न हो तो उसे इस्तीफा देना होता है। लिखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी राज्यपाल के प्रति होती है और वह उनके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर उन्हें राज्यपाल के द्वारा हटा दिया जाता है। क्लियर। लिखिए, मंत्रिपरिषद के सलाह को लिख लिया,
मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लिखा। अब लिखिए, अच्छा एक चीज जानिए कि यहां पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जो कि केंद्र स्तर पे होते हैं, राज्य मंत्री वैसे ही होते हैं जैसे कि केंद्र स्तर पर होते हैं, ध्यान देना। और इसके अलावा जो आपके अन्य जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप उप मंत्री की बात कर सकते हैं, वो भी कैसे होते हैं, जैसे कि केंद्र स्तर पर होता है। तो एक लाइन में लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद में 3 तरह के सदस्य होते हैं। एक कैबिनेट रैंक, दूसरा राज्य मंत्री स्तर का, राज्य मंत्री स्तर का, लिख लिया। फिर लिखिए उप मंत्री स्तर का, लिखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का स्वभाव वैसा ही होता है जैसा कि केंद्रीय स्तर पर लिखा, केंद्रीय स्तर पर नहीं, आज क्लास इवनिंग में नहीं है, आधे घंटे की ब्रेक मिलेगी आपको, ठीक है, और फिर अगला 2 घंटा, मतलब आप मान के चलिए करीब 5 बजे तक मैक्सिमम होगी मेरी क्लास। उसके बाद बाकी की तो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, वो आपको सूचना मिल जाएगी प्रबंधन के द्वारा, ठीक है। मेरा आप मान के चले मैक्सिमम 5 PM तक, ठीक है, बीच में आधे घंटे की ब्रेक दूंगा मैं आपको, क्लियर। देखिए ये बात तो समझ में आ गई। अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो अति महत्वपूर्ण चैप्टर कहा जा सकता है, संसद। और एक बार जब आप संसद समझ पाएंगे, ठीक है, तो फिर आसान होगा आपको विधानसभा और विधान परिषद को समझ पाना। जैसे प्रधानमंत्री समझ लिया तो मुख्यमंत्री को उतनी दिक्कत नहीं है, जैसे आपने राष्ट्रपति समझ लिया तो राज्यपाल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद को समझ लिया तो राज्य के मंत्रिपरिषद को समझने में दिक्कत नहीं है। तो ठीक इस ढंग से संसद को जैसे समझ पाते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद को समझने में, क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसकी लिस्ट या मैं सूची दे रहा हूं आपको। सबसे पहले तो लिखिए, इसमें जो हम पढ़ेंगे परिचय के बारे में, संसद के परिचय, क्लियर। इसके बाद इसका संगठन, बारी बारी से पढ़ेंगे, इन एक एक चीज को डील करेंगे। फिर जानेंगे तीसरा संसद सदस्य के बारे में। फिर चौथा पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी किसको कहते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं, क्लियर। उसके बाद संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय। फिर संसद का नेता, लीडर्स ऑफ द हाउस, लिख लिया।
फिर 7वां लिखिए संसद का सत्र, संसद का सत्र, फिर संसद की प्रक्रिया कैसे चलती है, क्लियर। उसके बाद अनुदान, 9वां अनुदान और निधि के बारे में पढ़ लेंगे। अनुदान मतलब ग्रांट्स और निधि मतलब फंड्स, क्लियर। फिर जानेंगे पावर्स और फंक्शंस को, क्लियर, इनके कार्य एवं शक्तियों को, कार्य एवं शक्तियों को। और फिर संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, क्लियर। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, और फिर संसद के संप्रभुता या सॉवरेंटी, क्लियर। इसको लिख लीजिए आप। लिख लिया। और बारी बारी से मैं क्या करूंगा कि डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इस चार्ट को बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि कहाँ तक कर चुके हैं और अभी हमें क्या करना है। और बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे यहाँ पर, उन कंसेप्ट्स को आपको क्या करना है, बारी बारी से समझना है, क्लियर। छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करना है। और जहाँ दिक्कत आए प्लीज़ मैं फिर से कहूँगा कि आप अपने प्रश्न को ज़रूर से रखिएगा, ठीक है। तो ये लिख लिया, जो 13 चीज़ें हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले ये जाने कि जहाँ तक परिचय का सवाल है कि संसद आखिर होता क्यों है, ठीक है। संसद आखिर होता क्यों है, संसद के अंदर होते कौन कौन हैं और क्यों होते हैं, राष्ट्रपति इसके यदि अभिन्न अंग है तो क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जाने कि हमारे संविधान के भाग 5 में 79 से लेके संविधान के भाग 5 में, देखिए मैं आज क्लास के अंत में ये आपको बता दूंगा कि इसमें हमने कहाँ तक किया है। तो जो सबसे पहली जो शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं परिचय के बारे में, ठीक है जी, क्लियर। इसमें जैसे जैसे होता जाएगा हम और आप टिक करते जाएंगे, इस लिस्ट को जरूर से लिख लेंगे आप। इज इट ओके? नाउ जस्ट अ मिनट, लेट मी सी सम ऑफ द। अच्छा, 6ठा नंबर, संसद का नेता। अरे जैसे नेता प्रतिपक्ष होते हैं, क्लियर, लीडर्स ऑफ द हाउस, इसको लिखते हैं लीडर्स ऑफ द हाउस, क्लियर। संसद का नेता या सदन का नेता लिख लीजिए, जो लिखना हो, लीडर्स ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले ये समझिए, फिर से समझने पे ध्यान देना और प्रश्न रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यदि आपने एक बार संसद क्लियर कर लिया ना, तो विधानसभा और विधान परिषद को क्लियर कर पाना बिल्कुल आसान सा होगा आपके लिए। इट इज गोइंग टू बी जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। तो परिचय में आप समझिए कि हमारे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, 122 तक, ठीक है, 79 से लेके 122 तक क्या दिया गया है, तो संसद के बारे में विभिन्न प्रावधान दिए गए। देखिए, संसद की यदि बात की जाए तो इसके 3 भाग होते हैं। एक तो भारत का राष्ट्रपति, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा जिसे कहते हैं,
जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है। और तीसरा क्या है, हमारा निचला सदन यानी कि विधान सभा। क्लियर। राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान देना, वो उसके क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। इस पे थोड़ी चर्चा पहले भी हो चुकी है, ठीक है। संसद के सदस्य नहीं होते, अभिन्न अंग होते हैं, यानी कि संसद के बैठकों में हिस्सा नहीं लेते, कुछ अवसरों को छोड़ के जब वो संबोधित करते हैं, लेकिन संसद के क्या है, अभिन्न अंग है। अच्छा, जब अभिन्न अंग कहा जाता है तो ओके, चलिए इसको मैं लिख दूं, 1 मिनट रुक जाना, मैं लिख ही देता हूं, इंट्रोडक्शन। क्लियर, ये लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन, लिखो बच्चों, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। 1 मिनट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिख ही लिया, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट लिखिए, लिख लीजिए इसे, कोई बात नहीं। अब लिखिए, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर, ये ग्रांट्स एंड फंड्स लिख ही दिया, पावर्स एंड फंक्शंस parliamentary committees, parliamentary privileges। क्लियर, sovereignty of पार्लियामेंट, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। ओके, लिख लिया तो बता देना रवि कुमार जी। ये इसका ग्रांट्स लिख ही दिया, इसका ये फंड्स लिख ही दिया है हमने। चलिए, तो जो मैं चर्चा कर रहा था कि भाई भारत के राष्ट्रपति क्यों अभिन्न अंग होते हैं, सदस्य क्यों नहीं होते। सदस्य नहीं होने का ये मतलब है कि वो मत तो डाल ही नहीं सकते, वोट नहीं डाल सकते, और जब वो इंटीग्रल पार्ट हैं, इसका ये मतलब है कि कोई भी विधेयक बिना उनकी सहमति के क्या नहीं बनेगा भाई, क्लियर, एक्ट नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा और लागू नहीं होगा। चर्चा हो चुकी है पिछले संडे को इस पे विशेष रूप से। अब एक चीज, ये चीज जान लीजिए कि चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली हमारे देश के अंदर, तो जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है वो एक दूसरे के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। तीसरी बात, पार्लियामेंट के संबंध में यानी कि संसद के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों की यदि बात की जाए तो संसद का जो सत्र आहूत करना हो, सम्मन करना हो, या उसको पोस्टपोन करना हो, या प्रोरोग करना हो, सत्रावसान करना हो, तो दोनों ही हाउस का, दोनों ही सदनों का कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा लोकसभा को भंग करना हो तो ये काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, जिसको कि अभिभाषण कहा जाता है। और यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो, क्लियर, किसी एक सदन का या दोनों सदन का, और तत्काल आवश्यकता है कानून बनाने की, तो इसके लिए अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। क्लियर, यहाँ पर कुछ चीजें पहले से हमने
डिस्कस किया होगा और कुछ चीजें नई भी आएगी आपको, ठीक है। तो रिपीटेशंस होंगी कुछ चीजें, ये ध्यान देना, क्योंकि राष्ट्रपति का विधायी शक्ति भी है, तो भाई इधर तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहां भी हमने पढ़ा है और थोड़ा बहुत यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बारी आती है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, इसे राज्यों का सभा कहते हैं, यानी कि ये राज्यों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व देता है, कहां पर, संसद में, या जो यूनियन टेरिटरी या संघ की जो संघ शासित प्रदेश है उसकी, क्लियर। तीसरा जो होता है अंग, वो कौन होता है, तो हाउस ऑफ द पीपल, या जिसको कि हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। और यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव करके भेजा जाता है अपने प्रतिनिधियों का, क्लियर। अच्छा, जब कंपैरिजन किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्लियर, क्राउन जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जैसे होते हैं, क्लियर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है वो ऊपरी सदन होते हैं हमारे राज्यसभा जैसा, और हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, वहां का निचला सदन होता है जो कि हमारे लोकसभा जैसा। अच्छा, यूएस के अंदर यदि देखें तो वहां पर आपको पता है कि राष्ट्रपति प्रणाली है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग नहीं होता वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, वहां के संसद को कांग्रेस कहा जाता है और उसके ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है, क्लियर। और वहां के निचले सदन को, जो कि हमारे लोकसभा जैसा होता है, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्लियर। हाउस ऑफ क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कह लेते हैं। और इसके बाद मैं लोकसभा और राज्यसभा पे बारी बारी से आऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिखिए, हेडिंग दे बच्चों, पहला हेडिंग दीजिए परिचय, लिखिए परिचय। लिखिए अनुच्छेद 79 से लेके 122, 79 से लेकर 122 भाग 5, भाग 5 लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए संगठन, संगठन, क्लियर। पहला लिखें संसद के 3 भाग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, क्लियर, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, क्लियर। तो बारी बारी से समझिए। सबसे पहले लिखिए राष्ट्रपति, हेडिंग दे बच्चों राष्ट्रपति, लिखिए वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही सदन के कार्यवाही में हिस्सा लेता है, हिस्सा लेता है। दूसरा लिखें वह, दूसरा पॉइंट, वह संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि कोई भी
विधेयक बिना उनकी सहमति से अधिनियम नहीं बन सकता और लागू नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। लिख लिया? दूसरा लिखे, लिखिए, चूंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, अतः लिखिए, विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं, लिख लिया? जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत सम्मन, रवि कुमार जी, आहूत या सम्मन तथा सत्रावसान प्रोरोग करते हैं, कॉमा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लिख लिया? फिर लिखिए, भंग कर सकते हैं, फिर लिखें, संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते तथा जब क्लियर, और जब संसद का एक सदन या दोनों ही सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर लिखिए, राज्यसभा लिखिए, यह राज्यों या संघ शासित प्रदेश बच्चे मिस्टर अंकित, रवि कुमार, ओके,
again I will repeat the same thing. Clear? We are in the same boat. Clear? Today is Sunday. Everyone likes to have some holiday, but the thing is that even after coming from the Mata Vaishno Devi and taking the arduous task of going uphill and then the downhill, I came back today in the morning, but still I am in your class. Okay? समझ में आई बात? तो 2:15 बजे मैं छोड़ता हूँ, आधे घंटे की ब्रेक दूंगा, पहले ये समझ लीजिए, ताकि ये बार बार क्लियर। 1 बार 2 बज के मैं लिख ही दे रहा हूँ ताकि ये प्रश्न बार बार ना आए। 1 बार 2:15 पर मैं आपको ब्रेक दूंगा, ठीक है। फिर 2:45 बजे मिलेंगे हम आपसे PM, क्लियर। और मान के चलिए मैक्सिमम 5 PM तक क्लास लूँगा, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी द मैराथन सेशन 2:15 और फिर ये आधे घंटे का ब्रेक है, ठीक है, 30 मिनट का। दैट इज़ मोर देन सफाइस फॉर यू टू रिक्रिएट योर सेल्फ, ठीक है। अब ये दुविधा खत्म है, ठीक है, कि कब से कब क्लास चलने वाली है मेरी आज के लिए, और बाकी का तो प्रबंधन आपको जानकारी देंगे अन्य कक्षाओं के बारे में, ठीक है। तो विजय कुमार गुप्ता जी नमस्कार आप सभी को। मत कीजिए गुरुजी, मत कर लिया कीजिए। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, माफ करने की बात नहीं है, ठीक है। बच्चे कभी गलती नहीं करते, ठीक है। बस मैं ये बार बार हमारा लय न टूटे, आपका लय न टूटे, इसीलिए मैंने ये बता दिया आपको, क्लियर। चलिए, तो मैं जो चर्चा कर रहा था वो राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सभा होती है, लिख लिया बच्चों, की सभा होती है, लिख लिया। और इसमें सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और सदस्य राज्य को या संघ शासित प्रदेश को लिख लिया, संघ शासित प्रदेश को की जगह का लिख लीजिए, सॉरी, का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्लियर, लिख लिया बच्चों। अब लिखिए दूसरा, ये परिचय मात्र दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कि सर लोकसभा राज्यसभा इतने में कम खत्म करना, ना, इसमें वक्त लगेगा। फिर लिखिए लोकसभा जो कि निचला सदन होता है, इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होता है और सांसद किसी निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, अब लिख लियो बच्चों तुलना, क्या लिखेंगे, तुलना, लिख लिया बच्चों। लिखिए ब्रिटिश संसद, क्लियर,
अमेरिकी संसद और भारत का संसद। ठीक है जी। ब्रिटिश संसद में यहां पर क्या होते हैं, सबसे पहले क्राउन होता है, क्लियर। इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और सबसे नीचे हाउस ऑफ कॉमन्स, क्लियर। ये ऐसे लिखता हूं, ये क्या है, ऊपरी सदन, क्लियर। ये कौन सा है, निचला सदन, देख लिया, निचला सदन, क्लियर। भारत की संसद में कौन होगा, राष्ट्रपति, नहीं, क्लियर। और यहां पर जो ऊपरी सदन होगा हमारा कौन सा, राज्यसभा, फिर लिखिए लोकसभा, क्लियर। यहां पर राष्ट्रपति, एक चीज लिख दूं यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में, संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा नहीं होता है, लिख लिया। क्लियर। इसमें जो ऊपरी सदन होता है उसको सीनेट कहते हैं, और निचला जो सदन होता है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्लियर है पॉइंट। इस पॉइंट को जरूर लिखना, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा अमेरिका में नहीं होता है, यहां पर होते हैं बच्चों, और यहां पर भी होता है, लिख लिया। चल, तो यहां पर एक चीज टिक करते जाएंगे, हमने परिचय पढ़ लिया है। अब किस पे आ रहे बच्चों, तो दूसरा हिस्सा जो है ये देखो, बिल्कुल दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, संगठन, लिखिए संगठन। इसमें सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, क्लियर। राज्यसभा में एक चीज आप ये ध्यान दो, लिखिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। दूसरा लिखिए राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, लिख लिया, से सदस्यों की संख्या 238, 238, क्लियर। तीसरा लिखे 12 मनोनीत सदस्य, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 12 होते हैं,
क्लियर? जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लिख लिया? जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान दिया हो, विशेष योगदान दिया हो। लिख लिया? तथा उस विषय का विशेष ज्ञाता हो। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अमेरिका के सीनेट में मनोनीत सदस्य की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं है, लिख लिया? फिर लिखिए, राज्यसभा में, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा में सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, चुने जाते हैं और चुनाव प्रणाली अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय होती है। क्लियर? नेक्स्ट लिखें, लिखा? फिर लिखिए, राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है, जबकि ठीक है, अमेरिका में सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होते हैं। लिख लिया? प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होते हैं। फिर लिखें, संगठन के बारे में। अब लोकसभा के बारे में लिखना बच्चों, लोकसभा लिखिए।
अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, ,530 राज्यों से 20 संघ शासित प्रदेश से। क्लियर? फिर लिखिए, वर्तमान में इसकी संख्या 545 है, जिसमें 530 राज्यों से 13 530 कहाँ से? राज्यों से 13 संघ शासित प्रदेश से। क्लियर? 2 आंग्ल, पूरा रुकना सुन लेना, भारतीय समुदाय, ये वाला खत्म हो चुका है। तो वर्तमान में कितने हैं? 530 जमा 530 जमा 13, 543 सदस्य। क्लियर? जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से होते थे उसकी व्यवस्था क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है? आप लोग लिखें आगे, लिखिए, नेक्स्ट लिखना, लोकसभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा सीधे तौर से निर्वाचित होते हैं। अच्छा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहने का ये मतलब है, देखिए 2 तरह के बातें हैं। एक होते हैं पृथक मताधिकार, क्लियर? और एक होता है बच्चे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नहीं, देखिए ये 2 व्यवस्था है। इसके बारे में ये समझिए कि सीट सुरक्षित कर दी जाती थी। क्लियर? क्लियर? सीट क्या कर दी जाती थी? सुरक्षित कर दी जाती थी। किसके लिए? जैसे मुस्लिम के लिए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में कर दी गई। मुस्लिम ही उम्मीदवार होते, मुस्लिम ही उम्मीदवार होते और मुस्लिम ही मत डालते, ये व्यवस्था है। क्लियर? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो ये बढ़ाकर ये
जो पृथक मताधिकार, या इंग्लिश में बच्चे इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे? सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। और 1919 में इसको बढ़ाकर सिख को भी दे दिया गया, क्लियर, और जैन, बुद्ध परंपरा को मानने वाले को भी दे। तो इसमें क्या होता है कि जो वोट डालेगा वो भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होगा और उम्मीदवार भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की यदि बात की जाए तो इसमें समझिए मत डालने वाले और उम्मीदवार, क्लियर, बस क्या होना चाहिए? 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, क्लियर। मत डालने वाले की यदि बात की जाए 18 वर्ष की, और लोकसभा में जो उम्मीदवार होगा उसके लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। समझे बात? अब ये किसी भी आसान शब्दों में लिखें, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र का हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्लियर। अब पहले कितनी थी? तो 21 वर्ष हुआ करती थी, क्लियर। उसको घटा के क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, पहले मत डालने के लिए आयु 21 वर्ष थी, लिख लिया। अब राजीव गांधी के समय में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मत डालने की आयु घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। लिख लीजिए, कितनी वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष, ठीक है। हाँ, यदि कोई नागरिक संविधान या किसी अधिनियम के प्रावधान के तहत वंचित कर दिया गया हो।
सभी को अधिकार है। और यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए ऐसे, अपवाद, और फिर ऐसे लिखिए, क्या कर दिया गया हो, वंचित कर दिया गया हो। क्लियर? अब देखो 2 मिनट सुन लो और ब्रेक के बाद मैं इसको लिखवा दूंगा। देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय, क्लियर? सबसे पहले ये समझो है कौन। क्लियर? आंग्ल भारतीय समुदाय का ये मतलब होता है कि एक चीज समझ लेना कि जो माता होगी वो भारत की होगी, और पिता किस तरफ से, तो पिता अंग्रेज की तरफ से या यूरोप में किसी भी देश से, वो पुर्तगाल का भी हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकता है भाई, 21 वर्ष पहले था, इसमें कंफ्यूज ना हो, 18 वर्ष अब ये है, ठीक है, 21 वर्ष पहले था, 18 वर्ष अब है। 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले मत डालने के लिए आयु 21 वर्ष थी, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मत डालने की आयु घटाकर, सॉरी ये नहीं 18 वर्ष, सॉरी ये कर लीजिए, गलती से लिख दिया 18 वर्ष, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में समझ लीजिए 1-2 मिनट में कि माता जो हो वो भारत की हो और पिता कहाँ का हो, तो यूरोप का हो, वो अंग्रेज भी हो सकता है, पुर्तगाल भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, डच भी हो सकता है। उसकी संतान, फिर उसकी संतान, ये सारे के सारे आंग्ल भारतीय। यदि पिता, गौर करना, भारतीय हो और माता यूरोप की हो तो उसकी संतति या संतान को या उनके ऑफस्प्रिंग को या बच्चे को एंग्लो इंडियन नहीं कहेंगे, समझना। व्यवस्था ये की गई थी अनुच्छेद 334 के तहत कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा के अंदर मनोनीत कर सकते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय का। यदि राष्ट्रपति को लगे कि भाई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, कहां पर, तो लोकसभा के अंदर। अब देखो 95वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 2009 में, और इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से संविधान शुरू हुआ उसके 70 साल तक चलता रहेगा, ठीक है। 70 साल चलने का क्या मतलब है, 26 जनवरी 1950 से 70 साल कितना हुआ भाई, 2020 तक, क्लियर। अब 2020 में 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, क्लियर। उसमें एक चीज ध्यान देना, एससी को, एसटी को, क्लियर, लोकसभा में और विधानसभा की सीटें उसके लिए रिजर्व जो थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया अगले 10 साल के लिए, ठीक है, यानी कि 2030 तक के लिए। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए नहीं किया गया, यानी कि वो 2020 में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो नॉमिनेशन होता था वो चीज खत्म हो गई, व्यवहारिक तौर से देखें तो। इतनी बात समझ में आ गई। अब ब्रेक लीजिए और मैं आपसे ब्रेक के बाद कब मिलूंगा, 2:45 पे, क्लियर, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।